हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपको दोनों लेक्चर बहुत अच्छे लगे होंगे और शायद आपका कोई डाउट भी नहीं है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं कि कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट करके बताओ मेरे को, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई अब भी उनमें कोई डाउट हो दोनों लेक्चर्स में तो प्लीज़ टेल मी, ठीक है, अबाउट द डाउट, ठीक है। और अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारा जो टॉपिक है तो लेक्चर नंबर 3 डालिए। लेक्चर नंबर 3, ठीक है। और लेक्चर का नाम है, टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये हमारा टॉपिक का नाम है बेटा, ठीक है। मैटर के क्लासिफिकेशन दो तरीके से होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है, और एक आपका कंपोजिशन बेसिस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग लगाइए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। on the basis of physical state of matter, right? ओके बच्चों, तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में, ठीक है, एक लाइन लिखिए, देयर आर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, यू नो, ठीक है। देयर आर, एक नोट लगा लीजिए, देयर आर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इसके बारे में सब आप जानते हैं, 9th और 10th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कि देयर आर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। ओके, इसमें कौन कौन सी होती हैं? तो पहली बेटा आप नोट करिए, सॉलिड, एंड द सेकंड वन इज, कौन सी होती है? लिक्विड, एंड द थर्ड वन इज गैसियस, एंड द फोर्थ वन इज, यू नो, आपके कोर्सेज में नहीं है पर मेरे को यहां पर बताना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि ब्रीफ करूं आपको, वो थोड़ा हाई लेवल की चीज होती है, फिर भी आप ये 3 स्टेट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। द फोर्थ वन इज प्लाज्मा, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज बोस आइंस्टीन, ठीक है। तो लास्ट वन कौन सी आपकी? बोस आइंस्टीन एटसेट्रा बेटा, राइट। तो ये 5 तरीके की हमारी फिजिकल स्टेट्स होती हैं। एक लाइन और नोट कर लीजिए, ठीक है। आउट ऑफ दीज 5, नोट करिए, आउट ऑफ दीज 5 फिजिकल स्टेट्स ओनली 3 exists, only 3 exists under normal condition. 3 states exists under normal condition. देखो बच्चों, ये एक बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। मैं चाहता तो मैं यहाँ इनको नहीं पढ़ाता, ठीक है, जैसा कि अमूमन बहुत से लोग करते हैं, बहुत से टीचर्स करते हैं, ठीक है। पर मैं आपको यहाँ पर अभी ये मान के चल रहा हूँ, चूंकि आप 11th में आए हैं, कि बच्चों को अभी कुछ नहीं आता है, फ्रेश है एकदम, राइट। तो ये सब चीज़ें चूंकि अभी हम पे टाइम भी है और ये चीज़ें सब सीखने वाली हैं, चूंकि बेसिक्स हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। कहीं पर अगर आप पढ़ते हुए पहले से ही आ रहे हैं, परंतु अगर कोई कमियां रह गई हैं तो वो आपकी रिकॉल हो जाएगी, राइट। तो 3 स्टेट्स एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। इनमें से सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस जो है वो एग्जिस्ट करती है कहां पर बेटा? नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है।
या यू कैन से हाँ नॉर्मल कंडीशंस। अब नॉर्मल कंडीशंस क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। तो यहां पे हम यहीं पे डाल देते हैं, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या है, द मीन्स ऑफ नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। मीन्स ऑफ नॉर्मल मतलब मीन्स इसका है कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। क्या मतलब है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर। अब ये रूम टेम्परेचर भी हो सकता है, ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर भी हो सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं जो रूम टेम्परेचर हमारा नॉर्मली होता है वो कितना होता है बेटा, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसके बीच हो जाए। मोस्टली हम जो है मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। और अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर हम कितना लेते हैं बेटा, आपको पता है हमारा कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब इसको अगर और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो मैं बताने के लिए बता सकता हूं, बशर्ते आपको इतना ही याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है, कि हमारा ये चीज़ आपको जानकारी में होनी चाहिए, क्योंकि अब आगे आप इन चीज़ों को देखोगे बहुत अच्छी तरीके से और अप्लाई भी करोगे। नॉर्मल टेम्परेचर आपका कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ बॉडी टेम्परेचर की बात करूँ तो कितना होता है एक ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 38 पे आते ही उसको क्या होना चालू हो जाता है बेटा, फीवर आ जाएगा, इलनेस हो जाएगी, राइट, ओके। तो नॉर्मल प्रेशर हमारा कितना होता है, 1 atm। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। तो नोट डाउन द नॉर्मल टेम्परेचर, नोट डाउन बेटा, द डिग्री ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर, पहले द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी और एनवायरनमेंट, ठीक है। यहां लिखना अगर चाहो तो मैं लिख देता हूं, नॉर्मल टेम्परेचर किसको बोलते हैं बेटा, ठीक है, नोट डाउन कर लिया, लिख दूं यहां पर, ठीक है। तो द क्या भी बोला था मैंने, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी, ठीक है, मैं दोनों चीजों के बारे में बता दिया, ऑफ बॉडी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, ये लो, ये हो गया। तो इसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल टेम्परेचर। और अगर मैं बात करूं नॉर्मल प्रेशर की, नॉर्मल प्रेशर किसे बोलते हैं बेटा, नॉर्मल प्रेशर किसे बोलते हैं, कोई जानता है, नॉर्मल प्रेशर, प्रेशर कॉज्ड बाय द वेट ऑफ द एयर, प्रेशर कॉज्ड बाय द pressure caused by the pressure caused by the weight of the air, weight of the air, ये लो, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं बैरोमेट्रिक प्रेशर, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बैरोमेट्रिक प्रेशर, क्या बोलते हैं, बैरोमेट्रिक प्रेशर, राइट। इसी को हम बैरोमेट्रिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर का मतलब कि आपने उसमें देखा होगा, स्टेथोस्कोप देखा होगा, ठीक है, उसमें अगर 120 mm ऑफ Hg अगर लेते हैं, जैसे वो देखा ना थर्मामीटर जो डॉक्टर जिससे नापते हैं, ठीक है, अगर
उसमें दो तरीके के साइन बने होते हैं, एक सिस्टोलिक टाइप का होता है और एक होता है डाइस्टेलिक, ठीक है, डाइस्टोलिक, एक सिस्टोलिक और एक डाइस्टोलिक, राइट। तो अगर नीचे की तरफ आते हैं तो उसको बोलते हैं 120 mm ऑफ Hg, ठीक है, बिलो होता है नीचे, ठीक है, तो उसके सिस्टोलिक, ठीक है, हायर फिगर होती है, वो क्या होती है, हायर फिगर, जो कि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए होती है, राइट। और अगर डायस्टोलिक होता है तो लोअर प्रेशर, ठीक है, लोअर प्रेशर ऑफ आर्टरीज होती है, ठीक है, तो नीचे की तरफ होता है। तो इसी में आपने स्टेथोस्कोप में देखा होगा, ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे जो है उतर जाता है, ठीक है, 120 mm ऑफ Hg उसको बोलते हैं, ठीक है, बिलो मतलब, ठीक है। तो आपने उसमें देखा होगा बहुत अच्छी तरीके, जब ब्लड प्रेशर किसी का नापा जाता है तो इस तरीके का यूज़ जो है किया जाता है। तो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी और लेने की क्या जरूरत है, भाई इतना ही बहुत है। नॉर्मल टेम्परेचर किसको बोलते हैं, नॉर्मल प्रेशर के, एटलीस्ट आपको जो है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम आगे चलें अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मतलब फिजिकल स्टेट के बेसिस पे जो है इनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन, राइट। तो अब आगे चलते हैं, आगे आप इसमें नोट करिए मैटर, ठीक है, लगाइए जल्दी से हेडिंग मैटर, मैटर के दो पार्ट करिए, ठीक है, मैटर के दो पार्ट, तीन पार्ट करिए, सॉरी, तीन पार्ट इस तरीके से कर लीजिए। पहला सॉलिड एंड द सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसियस, ठीक है। तो आप इन तीनों के, चारों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये लो, वो तीनों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आप पढ़ते हुए आए हैं, तो इसकी डेफिनेशन देने की ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं वैसे, पर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके काम आने वाली हैं। पढ़ तो आपने सब रखा ही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर की तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले सॉलिड की, छोटी छोटी सी इनकी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनके कुछ प्रॉपर्टीज, इनके कुछ कैरेक्टर हैं, उनके बारे में लिख लेते हैं, वही प्रॉपर्टीज का काम करेंगे, वो प्रॉपर्टीज जो है डेफिनेशन का भी काम करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिख लीजिए, देखो मैटर जो है वो सॉलिड जो है, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में मैं बना देता हूं, ठीक है, ये इस तरीके से होते हैं, ये कुछ इस तरीके से इसके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में अगर मैं देखूं तो ये पहला पॉइंट बोलता है कि क्या, टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स, फर्स्ट पॉइंट, टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स, राइट। अगर मैं इसके सेकंड पॉइंट की बात करूं बच्चों, ठीक है, तो क्या होता है, ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होता है बेटा, ग्रेटर होता है, बहुत ज्यादा, टाइटली पैक्ड होते हैं ना, टाइटली पैक्ड होने की वजह से इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, राइट। अगर मैं इसके अगले पॉइंट की बात करूं तो बच्चों क्या आएगा, नो इंटरमॉलिकुलर स्पेस, देखो यहां पर कहीं स्पेस तो नहीं नजर आ रहा, टाइटली पैक्ड होते हैं, नो इंटर मॉलिकुलर स्पेस, ठीक है, इनके बीच में कोई इंटरमॉलिकुलर स्पेस नहीं होता। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो डेफिनिट शेप, डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, ये लो, ठीक है, ओके। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, तो इसके एग्जाम्पल में सपोज मैं टेबल ले सकता हूं, टेबल कैसी होती है, रेक्टेंगुलर शेप की, कैसी होती है, रेक्टेंगुलर शेप, तो उसकी शेप तो आप बदल नहीं सकते ना, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ये हो गया। तो पहली आपकी जो मैटर की स्टेट है वो कौन सी है,
सॉलिड। तो पहली आपकी बेटा ये हो गई, ठीक है। इनके बारे में बताने की कोई जरूरत भी नहीं थी क्योंकि आप पढ़ते हुए आ रहे हो, पर ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि शायद आपने ना पढ़े हों तो और अच्छे तरीके से आपको रिकॉल हो जाए। शॉर्ट नो टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं बच्चों। हो गया बेटा, इसको रब कर दूं, इतने पार्ट को, उसको करते रहना। बेटा जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो अपने रजिस्टर पर सब नोट करते जाइए क्योंकि ये बहुत काम आने वाली हैं आपके, ठीक है। और ये 12th तक क्या आप कंपटीशन जब भी दोगे, नीट दोगे या कुछ भी दोगे, तो सब बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस पर क्यों एम्फेसाइज करता हूँ आपको, क्योंकि ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बेसिक में नीड है, मतलब आपकी ये केमिस्ट्री की जान है। अगर आप इसको नहीं समझोगे ना तो आगे केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, आई एम विद यू, ठीक है। ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से आएगा, ठीक है। बशर्ते जैसा मैं कह रहा हूँ कि आप इसको नोट करते जाइए और घर पे एक बार रीड करते जाइए, रफ कॉपी पर कर करके देखिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी सेकंड स्टेट की तरफ। तो सेकंड वन इज कौन सी? लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी तो क्या होता है बच्चों, इसमें लूजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं। कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड पार्टिकल्स, लूजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं। अगर मैं इसके सेकंड कैरेक्टर की बात करूं तो क्या होता है? स्मॉलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसा होता है? स्मॉलर होता है, मतलब कम होता है, छोटा होता है। स्मॉलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं इसके और करेक्टर की तरफ देखूं तो दे हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ओ सॉरी स्पेस। अगर मैं इसके और करेक्टर्स की बात करूं तो डेफिनिट वॉल्यूम और इनडेफिनिट शेप होती है इनकी। डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट वॉल्यूम ही होता है बेटा, आप सब जानते हैं। डेफिनिट वॉल्यूम और इनडेफिनिट शेप होती है, राइट। और तो इसके कोई कैरेक्टर बनते नहीं है वैसे, ठीक है। इसका मतलब समझा देता हूं, इस पॉइंट को समझो। डेफिनिट वॉल्यूम, इनडेफिनिट शेप, इसका मतलब क्या है बेटा? मीन्स दैट द लिक्विड कैन टेक अप द शेप ऑफ एनी वेसल, ठीक है, इन विच इट इज प्लेस्ड। वो उसी की शेप ले लेता है जिसमें उसको रखा जाता है, ठीक है। आप सब इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो नेक्स्ट इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा बच्चों? आपका ऑयल है, एल्कोहल है, ठीक है, मिल्क है, वाटर है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ऑयल है, वाटर है, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, और एक और ले लेते हैं, मिल्क है, एटसेट्रा, राइट। ये सब चीजें हैं। अब मैं थर्ड वन बात करता हूं किसकी? गैसियस की, ठीक है। ये लो, तो अगर मैं इसके पहले कैरेक्टर के बारे में बात करूं आपसे, ठीक है, तो क्या इसमें पहला कैरेक्टर हो सकता है इनका बेटा? फ्रीली मूव्ड पार्टिकल्स। सबसे पहले जो फ्रीली मूव्ड पार्टिकल्स, फ्रीली मूव करते हैं। अच्छा, इसका मैं अगर डायग्राम भी बनाना चाहूं तो आप इसको बना लो, थोड़ा सा इस तरीके से दिखा दो, ठीक है। ये देखो, ये पार्टिकल कैसे हैं बेटा? थोड़ा दूर दूर है, ठीक है। तो यही लिक्विड का डायग्राम हो गया। तो गैसेस पे आते हैं दोबारा से। तो इसका पहला कैरेक्टर हुआ फ्रीली मूव्ड पार्टिकल्स, राइट।
और इसमें क्या होता है, ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो यहां बना देता हूं मैं, ये बन गया, ये लो, ये हो गया, ठीक है, काफी दूर दूर है ना। तो क्या होगा, अगर मैं इसके सेकंड कैरेक्टर की बात करूं तो ग्रेटर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, वो इनके बीच में बेटा बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर इसके नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चलें तो क्या होगा, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो बहुत दूर दूर है, तो नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ, कौन सा फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक ही बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बस ये पता होना चाहिए आपको कि कौन सा फोर्स होता है, नाम क्या है उस फोर्स का, ठीक है। नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, इनके पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट इनका कैरेक्टर होता है, नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम, नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉर डेफिनिट शेप, ये लो, ठीक है। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, ये सब क्या है आपका, NH3 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी हैं, NH3 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये लो, ठीक है बच्चों। तो ये तीन स्टेट हमने देख ली, ठीक है, पहली सॉलिड, दूसरी लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसेस। ये उनकी प्रॉपर्टीज हो गई, उनके डायग्रामेटिक, उनकी टेबुलर फॉर्म जो है आपके सामने नजर आ रही है, ठीक है, किस तरीके के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, किस तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कैसा स्पेस होता है उनके अंदर, उनकी शेप कैसी होती है, उनका वॉल्यूम कैसा होता है। तो अगर मैं इसके लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसका क्या मतलब है, इट कैन बी कंप्रेस्ड। इसका मीन्स जो है वो ये है, इट कैन बी कंप्रेस्ड टू लार्ज एक्सटेंट, ठीक है, ऑन अप्लाइंग प्रेशर। अगर इनके ऊपर प्रेशर लगाया जाए, ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है, जैसे कि आपने गैस सिलेंडर देखा होगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक है, वेयर इट इज एनक्लोज्ड, ठीक है। जैसे कि आपने गैस सिलेंडर देखा होगा, उसमें कंप्रेस करके गैस को जो है भर जाता है, और वो कितना वजन हो जाता है उसका, 14 पॉइंट समथिंग का, टोटल वजन 31 होता है, ठीक है, केजी। तो इसीलिए जो है उसको कंप्रेस करके, चूंकि जबरदस्ती उसको भरा जा रहा है उसके अंदर, ठीक है, यही मतलब है इसका, नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉट डेफिनिट शेप। इसी वजह से इनकी ना कोई डेफिनिट शेप होती है, ना ही डेफिनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। प्लीज इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा, ओके, रब कर दूं इसको। ओके बच्चों, ठीक है, फोर्थ वन इसकी आपका होती है, वैसे आपके कोर्स में नहीं है, पर आपको उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कंपटीशन बेसिस पे जो है उनको पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम जो है थोड़ा थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ हम जो है जानेंगे। फोर्थ वन इज कौन से बेटा, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा बेटा क्या होता है, ग्रुप ऑफ एनायंस, ठीक है, क्या होता है, ग्रुप ऑफ एनायंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो इसमें एक लाइन नोट कर लीजिए, ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज
पार्टिकल्स। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मा। अभी इसके बारे में बताऊंगा अच्छी तरीके से। लिटिल और नो ऑर्डर, इनका कोई ऑर्डर नहीं होता, राइट। और ये कैसे होते हैं, साइज में बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, लिटिल से मतलब आयंस में होते हैं, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसमें एक लाइन और लिख लीजिए, नोट डाउन, दिस इज ऑफन थॉट, दिस इज often thought of as a सबसेट ऑफ गैसेस। इनको बेटा हम क्या बोलते हैं, सबसेट ऑफ गैसेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सबसेट ऑफ गैसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसमें पूरा। ठीक है, सबसेट ऑफ गैसेस। प्लाज्मा आर मेड अप ऑफ एटम्स, प्लाज्मा आर मेड अप ऑफ एटम्स which some or all of the electrons have been stripped away and positively charged nuclei called ions। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जांपल्स में बात करूं, ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बेटा होता है क्या, स्टार्स। जानते हो ना स्टार्स, ठीक है, स्टार्स के बारे में जब समझते हो ना, स्टार्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टार्स क्या होते हैं, बिग बॉल्स ऑफ गैसेस होती हैं। क्या होती हैं, बिग बॉल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, बिग बॉल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, एट रियली हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस होती हैं एक तरीके की। ठीक है, अगर उनको हाई टेम्परेचर पे किया जाता है तो किसमें आयोनाइज हो जाती हैं और किसमें चेंज हो जाती हैं, किसमें, ये गैस, ये जो स्टार्स होते हैं बेटा क्या होते हैं, एक तो हाइड्रोजन और किसका, हीलियम गैस का मिक्सचर ही होते हैं एक तरीके से। ठीक है, और अगर इनको हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है तो किस में चेंज हो जाती हैं, हाइड्रोजन आयन और हीलियम आयंस में, हाइड्रोजन आयंस और हीलियम आयंस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, आयंस में चेंज होना ही ये क्या प्रोसेस कहलाती है, प्लाज्मा कहलाती है, राइट। जैसे आप फ्लोरेसेंट बल्ब के बारे में जानते होंगे, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी है। ठीक है, वो क्या है, एग्जाम्पल 1 और एक एग्जाम्पल 2 में भी कर सकते हो। ठीक है, फ्लोरेसेंट बल्ब। ठीक है, फ्लोरेसेंट बल्ब एक तरीके से, अगर फ्लोरेसेंट लाइट के बारे में मैं बात करूं, ठीक है, तो नियॉन साइन आर ग्लास ट्यूब, ठीक है, फिल्ड विद गैस। ठीक है, तो नियॉन गैस जो है आप देखते हो ना एक ट्यूब में भरी जाती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंट बल्ब बोलते हैं, राइट। तो ये दो एग्जाम्पल इसके बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी हेल्प्स टू स्ट्रिप, ठीक है, द गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो प्लाज्मा के बारे में, बस ऐसे आपको ये चीज़ें बस थोड़ा सा देखना है, ये कोर्स में आपके हैं नहीं, बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं। ठीक है, फिर भी चूंकि यहाँ पर पूछा, मैंने लिखा है तो यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है, तो इसका ब्रीफ मैंने छोटा सा दे दिया आपको। ठीक है, और इसके बारे में, ओके बच्चों, तो अगर मैं देखूँ इसके बारे में जानना जरूरी है, प्लाज्मा आखिर बनते कैसे, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्लाज्मा बनने का जो एक कारण है, ठीक है, प्लाज्मा कब बनते हैं बेटा, देखो मैंने आपको बताया नॉर्मल कंडीशन में, मैंने पीछे अभी आपको बताया जो नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 atm होता है। ठीक है, तो जब हम किसी गैस को 1 atm से कहाँ ले जाते हैं, नीचे की तरफ ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, 1 atm से नीचे की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, और उसको आयोनाइज करते हैं। ठीक है, जब वो गैस आयंस में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो तभी क्या बनते हैं बेटा, आपके प्लाज्मा बनते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही जरूरी है, और कोई खास इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी थी कौन सी बेटा, बोस आइंस्टीन, यहां कर देता हूं, बोस
आइंस्टीन। ये भी चूंकि हमारे उसमें तो है नहीं कोर्स में, हमें तो 3 की जरूरत है, पर प्लाज्मा की बताइए तो बोस-आइंस्टीन के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, तो बोस-आइंस्टीन क्या होता है एक तरीके से, इसमें नोट कर लीजिए, इन विच सेपरेट एटम्स कूल टू नियर एब्सोल्यूट जीरो। लिख लीजिए, इसमें अभी समझाता हूं इसके बारे में। सेपरेट एटम्स, या आप कह सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? और सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सेपरेट एटम्स टू नियर एब्सोल्यूट, cooled to absolute जीरो। ठीक है, जब एटम्स को हम क्या करते हैं? कूल्ड करते हैं। कहां पर? एब्सोल्यूट जीरो पर। ठीक है, तो क्या बनती है? बोस-आइंस्टीन की जो है स्टेट जो है बनती है, यानी कि यू कैन से 0 डिग्री केल्विन, और बताओ 0 डिग्री केल्विन से लेकर के -273 तक, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होता है एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है? ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो बेटा यहां लिख देता हूं। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है नो मोशन नो हीट। क्या मतलब है एब्सोल्यूट जीरो का? नो मोशन नो हीट, नो मोशन एंड नो हीट। मतलब इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। क्या है? लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है वेयर नथिंग कुड बी कोल्डर एंड नो हीट एनर्जी रिमेन्स इन ए सब्सटेंस। ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक है, अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें आपका एग्जांपल्स में जितने भी आपका पहला एग्जांपल अगर मैं देखूं तो इसका आपका सुपर कंडक्टर्स जितने भी होते हैं, सुपर कंडक्टर्स और